नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। ऐसा कौन है जो भला नहीं चाहता हो कि वो बजट को समझे, लेकिन बजट के कुछ शब्द काफी जटिल होते हैं जिससे इसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट की शब्दावली आसान शब्दों में। इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ लें, आपके लिए बजट समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कर के बारे में। टैक्स यानी कि कर क्या है? सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी टैक्स से करती है। यह एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जिसे हर आदमी सरकार को करता है। यह टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। वह टैक्स जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, शेयर या दूसरी संपत्तियों से आय पर कर, प्रॉपर्टी टैक्स आदि डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। दूसरी तरफ वह टैक्स जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता, किंतु जिसका बोझ आखिरकार उसी पर पड़ता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे देश में तैयार की गई वस्तुओं पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, आयात या निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स आदि, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। इसके बाद एक और शब्दावली आती है, एक और शब्द आते हैं उपकर और अधिभार, यानी कि सेस एवं सरचार्ज। ये क्या होता है, इसके बारे में भी समझने की आवश्यकता है। सेस या उपकर किसी टैक्स के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कर आधार पर ही लगाया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ पर्यावरण सेस आदि। अधिभार या सरचार्ज कर के ऊपर लगने वाला कर है जिसकी गणना दायित्व के आधार पर की जाती है। सामान्यतः इसे इनकम टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। अब आते हैं आयकर के बारे में। आखिर ये आयकर क्या होता है? तो आयकर हमारी आय के स्रोत जैसे कि आमदनी, निवेश और उस पर मिलने वाले ब्याज पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कॉरपोरेट कंपनियों या फर्मों पर लगाया जाता है जिसके जरिए सरकार को आमदनी होती है। अगला जो शुल्क होता है वो उत्पाद शुल्क। अगला जो शब्द आता है वह उत्पाद शुल्क आता है। बजट में इसका उल्लेख होता है। यह उत्पाद शुल्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देश की सीमा के भीतर बनने वाले सभी उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को उत्पाद शुल्क कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी को अब GST में शामिल कर लिया गया है। इस तरह माचिस से लेकर कार तक, ध्यान दीजिएगा, माचिस से लेकर कार तक जो भी सामान कोई व्यक्ति खरीदता है उस पर सरकार टैक्स वसूलती है। इसके बाद आता है सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज। सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगता है जो देश में आयात की जाती हैं या फिर देश से बाहर निर्यात की जाती है। आगे की बात हम करेंगे वित्तीय वर्ष की। वित्तीय वर्ष क्या होता है, यह भी समझने वाली बात है। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और यह अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। इस साल का बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए होगा, जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा। ऐसी मांग उठती रही है कि वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक किया जाए, जैसा कि कई देशों में है, लेकिन अभी इसे माना नहीं गया है। अगली शब्दावली जो आती है वो GDP है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में बहुत से चर्चाएं होती हैं। GDP के बारे में कहा जाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया जाता है। बजट में इसका उल्लेख होता है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP एक वित्तीय वर्ष में
देश की सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होता है। इसे एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था का आकार मानते हैं और इसमें बढ़त की दर को ही अर्थव्यवस्था की तरक्की दर माना जाता है। यानी कि जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की दर को माना जाता है। एक चीज और आती है, सब्सिडी। सब्सिडी क्या है, इसका भी उल्लेख बजट में होता है और अभी जो पेश होने वाला है बजट, उसमें सब्सिडी का भी उल्लेख होगा, तो इसे भी जान लेते हैं। सब्सिडी आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सरकार की ओर से आम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, सरकार की ओर से आम लोगों को दिया जाने वाला आर्थिक लाभ सब्सिडी कहलाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर के गैस भराने वाले गरीबों को सरकार सब्सिडी देकर उसे सस्ता कर देती है। यह नगद भी हो सकता है, लेकिन अब ज्यादातर सब्सिडी डीबीटी के द्वारा यानी कि सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। कंपनियों को सब्सिडी टैक्स छूट के तौर पर दी जाती है ताकि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें और रोजगार पैदा हो। इसके बाद आता है राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटा, इसको समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसी नीति होती है जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क आदि टैक्स की दरों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित होती है। सरकार की कुल सालाना आमदनी के मुकाबले जब खर्च अधिक होता है, सरकार की सालाना आमदनी के मुकाबले जब खर्च अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। चूंकि बजटरी घाटा सही तरीके से सरकार के ऋण दायित्वों की जानकारी नहीं देता, इसलिए राजकोषीय घाटे की व्यवस्था लाई गई है। इसे कुछ लोग वित्तीय घाटा भी कहते हैं। अब एक और घाटा होता है, बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। बजट घाटा की स्थिति तब पैदा होती है जब खर्चे राजस्व से अधिक हो जाते हैं। इसमें सरकार की कर्ज देनदारी शामिल नहीं होती, यानी कि बजटरी घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो देनदारियां होती हैं, कर्ज की देनदारियां होती हैं, यह इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर के कि राजस्व से, जो टैक्स से जो राजस्व हमारे पास आया या सरकार के पास आया, यानी कुल जो प्राप्तियां हुई और सरकार ने जो व्यय किया उसमें से घटा दिया जाए। यानी कि अगर जो खर्च ज्यादा हो गए और जो राजस्व आया उससे कहीं ज्यादा खर्च हुए तो वो चीज होता है बजट घाटा। इसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन की। यह शेयर बाजार की स्थिति है। शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति यदि एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर लाभ कमाता है तो उसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शेयरों में जो पैसा एक साल से अधिक समय के लिए होता है उसे दीर्घकालिक पूंजी लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देने का प्रावधान था, लेकिन 2018-19 के बजट में इस पर 10% टैक्स का प्रावधान किया गया। हालांकि यह टैक्स सिर्फ 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर ही देना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे समेकित कोष की। यह भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है। फिर आते हैं आकस्मिक कोष का। आखिर ये आकस्मिक कोष क्या होता है, इसका भी बजट में उल्लेख होता है। तो इस फंड में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक राशि रखी जाती है। इससे व्यय ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जिनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन बाद में संसद से अनुमति लेकर संचित निधि से रुपया लेकर इसमें डाल दिया जाता है। इस फंड पर राज्यों में राज्यपाल और केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। अब जो बड़ी बात है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है,
यानी कि ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार का नहीं हो या जिनके साथ किसी संपत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी हो, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। इन प्राप्तियों के कारण सरकार की देयता बढ़ जाती है। बढ़त नहीं होती, सरकार की देयता में कोई बढ़त नहीं होती। इनको कर राजस्व जैसे कि इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, जीएसटी इत्यादि और गैर कर राजस्व, ब्याज, फीस, लाभांश में बांटा जा सकता है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं जिनसे सरकार के देनदारी में बढ़त होती है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। जैसे देश के अंदर लिया गया कर्ज, विदेश से लिया गया कर्ज, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला कर्ज। अब व्यय के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय क्या है? इसके अंदर उन खर्चों को रखा जाता है जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और न ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। उदाहरण के लिए सरकारी विभागों को चलाने में होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी, कर्ज पर ब्याज की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान आदि। अच्छा, पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो सरकार के उन खर्चों को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में बढ़त होती है। जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी पुराने भवन की मरम्मत आदि। इसके बाद आता है योजनागत व्यय। उस व्यय को योजनागत व्यय कहा जाता है जिससे उत्पादन परिसंपत्ति का निर्माण होता है। यह व्यय विभिन्न आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होता है, जैसे कि स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल आदि का निर्माण। इसके बाद आता है गैर योजनागत व्यय, यानी कि ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे कि कोई विकास का काम नहीं होता है, गैर योजनागत व्यय की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे कि रक्षा व्यय, पेंशन, महंगाई भत्ता, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि पर किया गया खर्च आदि। इसके लिए धन की व्यवस्था भारत की संचित निधि से होता है। तो ये तो थी ये पूरी शब्दावली जो बजट को समझने में आपको मदद करती है। और इन शब्दावलियों को अगर जो आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो जो बजट पेश होने वाला है उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।